के आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अधिनियम के प्रशासन की व्यवस्था। मशीनरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी कानून बने उसके आदेश, प्रतिबंध, सजाएं, इनको लागू करने के लिए प्रशासनिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो किनके माध्यम से कंपनी अधिनियम लागू होता है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की व्यवस्था करता है उद्योग एवं कंपनी कारोबार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी अफेयर्स। और इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सबसे पहला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। हर राज्य में केंद्र सरकार द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। इसका कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है जहां कंपनियां अपने प्रलेख व विवरण जमा करती हैं। आम जनता इन प्रलेखों एवं विवरणों का अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है और कुछ निर्धारित शुल्क दे करके उनकी कुछ प्रलेखों की, सार्वजनिक प्रलेखों की प्रतियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम के प्रशासन के संचालन का मुख्य दायित्व तो केंद्र सरकार पर ही है। इस संबंध में उसे ही पूरे अधिकार मिले हैं। तो केंद्र सरकार अपने अधिकांश अधिकार उन प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर चुकी है जिनकी स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम में कई विषयों से पहले केंद्र सरकार से आज्ञा लेने की व्यवस्था की गई है। तो इसका उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार का कंपनियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण बना रहे। तो राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो बनाया गया 2002 के संशोधित अधिनियम के द्वारा कंपनी विधिमंडल यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन का प्रावधान किया गया, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नाम से अब जाना जाता है। जो मामले कंपनी विधि मंडल के पास लंबित पड़े थे, कंपनी विधि मंडल यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड, पेंडिंग लिखा है, पेंडिंग होता है, वे सभी न्यायाधिकरण को अंतरित कर दिए गए हैं। विधिमंडल के कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास चले गए। फिलहाल याचना प्राधिकरण, अपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण के निर्णय अथवा आदेश से जो पीड़ित पक्षकार है, अगर वो चाहे पक्षकर नहीं पक्षकार, तो वो राष्ट्रीय कंपनी विधान याचिका न्यायाधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जिसे याचिका न्यायाधिकरण भी शॉर्ट में बोल देते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ये पूरा नाम है, शॉर्ट में इसे अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर वो जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसके द्वारा, जो कंपनी लॉ बोर्ड नहीं बोलेंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसके निर्णय के विरोध में अपनी याचिका दायर कर सकता है, अपील कर सकता है। कहाँ? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। लेकिन यह याचिका उपर्युक्त 45 दिन के बाद भी अगले 45 दिन तक याचिका स्वीकार कर सकता है। मतलब मैं बोलना जो चाह रहा था वो ये कि जो राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण है, इसके निर्णय के 45 दिन के अंदर यह याचिका दायर की जानी चाहिए। लेकिन न्यायाधिकरण को अगर उपयुक्त लगे और 45 दिन भी बीत चुके हैं तो उसके बाद भी वह याचिका इस आधार पे स्वीकार कर सकता है कि याचिका दायर ना करने के याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त कारण थे। ठीक, याचिका न्यायाधिकरण के निर्णय तथा आदेश से पीड़ित पक्षकार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसी याचिका ऐसे आदेश अथवा उसके संवहन के 60 दिन के अंदर दायर की जानी चाहिए। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। यदि सर्वोच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के पास निर्धारित समय में याचिका न दायर करने के पर्याप्त कारण है, तो अगर वह चाहे तो 60 दिन के बाद भी याचिका स्वीकार कर सकता है। लेकिन नियम 60 दिन के भीतर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय के 60 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करना होगा। और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके निर्णय के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर याचिका दायर करनी है तो 45 दिन का समय होता है। 5वां पॉइंट, राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन अधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। 2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लेखा प्रमापकों की वित्तीय सलाहकार समिति का नाम बदलकर राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण कर दिया गया है। 1956 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह केवल एक सलाहकार संस्था थी, जिसे अब एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण में तब्दील कर दिया गया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके पास अब चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने का भी अधिकार है।
राजकीय तथा सरकारी परिसमापक। देखिए, ऑफिशियल लिक्विडेटर वो लोग होते हैं जो राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के समापन के प्रयोजन के लिए यानी उद्देश्य से नियुक्त किए जाते हैं समापक के तौर पे, लिक्विडेटर के तौर पे। ठीक है, ये कंपनी के समापन की सारी क्रियाओं की देखरेख करते हैं, इन्हीं की नियंत्रण में या इनके ही सम्मति से सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है सेबी। पूंजी बाजार के नियमन और विकास तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में सेबी, की स्थापना 1992 में हुई। अब 1992 से दरअसल इसने कार्य करना शुरू किया था, तो वही कहा जा सकता है। वैसे इसके बारे में कई चीज़ें हैं। 1988 में इसका क्या बोलते हैं मसौदा तैयार हुआ। 1990 में संसद ने इसे पास किया। 1992 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो खैर, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेबी ने पहले 1992 में और फिर 2000 में प्रकटीकरण तथा निवेशकों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत, गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन जारी किए, जिनका अनुपालन करना जनता को पूंजी निर्गमित करने वाली हर सूचीबद्ध कंपनी के लिए अनिवार्य है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 ने एक नई धारा 55A जोड़ दी और सेबी की शक्तियों को बढ़ा दिया, ताकि यह सूचीबद्ध कंपनियों के निर्दिष्ट मामलों में अंशधारियों के हितों की रक्षार्थ सीधे इंटरफेयर कर सके। सेबी द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर सेबी को दोषी कंपनियों पर मुकदमा दायर करने का अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि आपने सुब्रत राय सहारा का नाम सुना होगा। वो पिछले कई वर्षों से जेल में हैं। वो सेबी के अधिकारी के द्वारा अनियमितता जो उनकी कंपनियों में की गई, उस पर याचिका दायर करने की वजह से ही हुआ। खैर, न्यायालय धारा 10 के अनुसार अधिनियम के अधीन न्याय क्षेत्र रखने वाला न्यायालय उस राज्य का उच्च न्यायालय होगा जिसमें कंपनी का कार्यालय रजिस्टर्ड होगा। उच्च न्यायालय राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषणा करके उच्च न्यायालय को दिए गए सभी अथवा कुछ अधिकारों को प्रयोग के संबंध में जिला न्यायालय को और ऐसी कंपनियों के संबंध में जिनके रजिस्टर्ड कार्यालय उस जिले में स्थित हो उनको अधिकृत कर सकती है। लेकिन कौन कर सकता है? केंद्रीय सरकार। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय को अनेक अधिकार मिले हैं, परंतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों को दिए गए विशेषाधिकारों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कानून के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। यह बात ध्यान रखने के लायक है कि कुछ विषय नागरिक अदालतों यानी सिविल कोर्ट्स में भी हल किए जा सकते हैं, जैसे जब अंशधारियों को व्यक्तिगत अधिकारों की मांग करनी हो, जो उन्हें लगता है कि उन्हें उनसे वंचित किया जा रहा है। तो संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, आप सबका काम है कि आप इसकी एक रीडिंग लगाएं। कंपनी के बारे में कई सारी बातें पहले भी बताई जा चुकी हैं, यहाँ ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पूछेगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कंपनी का अर्थ क्या है इसके नोट्स तैयार करें। मैं पहले भी इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं चूँकि। फिर न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाओं में आपको एक तो परिभाषा लिखनी है न्यायाधीश लिंडले की और दूसरा न्यायाधीश मार्शल की। इसके बाद में प्रसिद्ध लेखकों की परिभाषा में आपको जो परिभाषा लिखनी होगी वो सबसे पहले लिखनी होगी L.H. हैने की, और उसके बाद में एक परिभाषा आपको लिखनी होगी फील्ड हाउस नहीं, किम्बाल और किम्बाल की। ये दो परिभाषाएं आप लिख लीजिए हर हाल में। वैधानिक परिभाषाओं में आपको ये परिभाषा तो लिखनी ही पड़ेगी, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो सबसे पहले परिभाषा दी गई है और उसके बाद में आपको ये दूसरी परिभाषा भी लिखनी होगी। एक उपयुक्त परिभाषा भी आपको लिखनी है नोट के तौर पे। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको लिखना होगा कि कंपनी से क्या आशय है और इस कंपनी का अर्थ और परिभाषा दीजिए। ठीक, उसके बाद में संयुक्त पूंजी कंपनी की विशेषताएं आपको लिखनी है। ये विशेषताएं आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब आपको पहले से ही बताया जा चुका है। ये आपको सारी विशेषताएं अपने नोट्स में शामिल करनी है। इसमें 13 दिए गए हैं, आपको इसमें कम से कम 10 विशेषताएं तो लिखनी ही है। कंपनियों का वर्गीकरण की जहाँ तक बात आती है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।